गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। गिरधरदास मुंद्राबाद भारतीय माध्यमिक विद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास में पहला पाठ फ्रांसीसी क्रांति का दूसरा पाठ है, जिसका नाम है क्रांति की शुरुआत। उसी के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में मैंने आपको 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज कितने भागों में विभक्त था उसके बारे में बताया, ठीक है। और आज उसके बाद में मैंने आपको नेक्स्ट वीडियो में उसी के प्रश्न उत्तर भी कराए। तो आशा करती हूँ कि आपने वो प्रश्न उत्तर कर लिए होंगे और पूरी समझने की उन्हें कोशिश भी की होगी। तो पढ़ते हैं क्रांति की शुरुआत। पिछले भाग में आप देख चुके हैं कि किन कारणों से लुई सोल्वे ने कर बढ़ा दिए थे। क्या आप सोच सकते हैं कि उसने ऐसा कैसे किया होगा? प्राचीन राजतंत्र के तहत फ्रांसीसी सम्राट अपनी मर्जी से कर नहीं लगा सकता था। क्या नहीं कर सकता था? वह अपनी इच्छा से कर नहीं लगा सकता था। इसके लिए उसे एस्टेट्स जनरल प्रतिनिधि सभा की बैठक बुलाकर नए करों की अपने प्रस्ताव पर मंजूरी लेनी पड़ती थी। क्या लेनी पड़ती थी? मंजूरी लेनी पड़ती थी। उसके बाद ही वह कर लगा सकता था। एस्टेट्स जनरल एक राजनीतिक संस्था थी। क्या थी? यह एक राजनीतिक संस्था थी जिसमें तीनों एस्टेट्स अपने प्रतिनिधि भेजते थे, लेकिन सम्राट ही यह निर्णय करता था कि इस संस्था की बैठक कब बुलाई जाए। इसकी अंतिम बैठक सन 1614 में बुलाई गई थी। कब बुलाई गई थी? सन 1614 में बुलाई गई थी। फ्रांसीसी सम्राट लुई सोल्वे ने 5 मई 1789 को नए करों के प्रस्ताव की अनुमोदन के लिए एस्टेट्स जनरल की बैठक बुलाई थी। प्रतिनिधियों की मेजबानी के लिए वर्साई के एक आलीशान भवन को सजाया गया। पहले और दूसरे एस्टेट्स ने इस बैठक में अपने 300 प्रतिनिधि भेजे, जो आमने सामने की कतारों में बिठाए गए। तीसरे एस्टेट्स के 600 प्रतिनिधि उनके पीछे खड़े थे। कहाँ खड़े थे वे उनके पीछे खड़े थे। तीसरे एस्टेट्स का प्रतिनिधित्व इसके अपेक्षाकृत श्रमत एवं शिक्षित वर्ग कर रहे थे। कौन कर रहे थे? जो श्रमत थे और ज्ञानवान थे। किसानों, औरतों एवं कारीगरों का सभा में प्रवेश वर्जित था। फिर भी लगभग 40,000 पत्रों के माध्यम से उनकी शिकायतों एवं मांगों की सूची बनाई गई, जिसे प्रतिनिधि अपने साथ लेकर आए थे। एस्टेट्स जनरल के नियमों के अनुसार प्रत्येक वर्ग को एक मत देने का अधिकार था। इस बार भी लुई सोल्वे इसी प्रथा का पालन करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था, परंतु तीसरे वर्ग के प्रतिनिधियों ने मांग रखी कि अब की बार पूरी सभा द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए। उन्होंने क्या मांग रखी? उन्होंने रखा कि पूरी सभा के द्वारा मतदान कराया जाना चाहिए, जिसमें प्रत्येक सदस्य को एक मत देने का अधिकार होगा, ठीक है। यह एक लोकतांत्रिक सिद्धांत था, जिसे मिसाल के तौर पर रूसो ने अपनी पुस्तक द सोशल कॉन्ट्रैक्ट में प्रस्तुत किया। किसमें किया? उनकी एक पुस्तक थी जिसमें उन्होंने ये सब सारी बातें प्रस्तुत की थी। जब सम्राट ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया तो तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि विरोध जताते हुए सभा से बाहर चले गए। तीसरे एस्टेट्स के प्रतिनिधि खुद को संपूर्ण फ्रांसीसी राष्ट्र का प्रवक्ता मानते थे। 20 जून को ये प्रतिनिधि वर्साई के इंडो टेनिस कोर्ट में जमा हुए। उन्होंने अपने आप को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया और शपथ ली कि जब तक सम्राट की शक्तियों को कम करने वाला संविधान तैयार नहीं किया जाएगा, तब तक असेंबली भंग नहीं होगी। उसका नेतृत्व मिराबियो और आबे सिए ने किया। मिराबियो का जन्म कुलीन परिवार में हुआ, लेकिन वह सामंती विशेषाधिकारों वाले समाज को खत्म करने की जरूरत से सहमत था। उसने एक पत्रिका निकाली और वर्साई में जुटी भीड़ के समक्ष जोरदार भाषण भी उसने दिए थे। आबे सिए मूलतः पादरी था और उसने तीसरा एस्टेट्स क्या है शीर्षक से एक अत्यंत प्रभावशाली प्रचार पुस्तिका पैम्पलेट लिखी। जिस वक्त नेशनल असेंबली संविधान का प्रारूप करने में व्यस्त थी, पूरा फ्रांस आंदोलित हो रहा था। मतलब कि आंदोलन चल रहे थे पूरे फ्रांस में। कड़ाके की ठंड के कारण फसल मारी गई थी और पाव रोटी की कीमतें आसमान छू रही थी। बेकरी मालिक स्थिति का फायदा उठाते हुए, कौन कर रहे थे? बेकरी मालिक, जो मालिक थे वे क्या कर रहे थे? वे स्थिति का फायदा उठाते हुए जमाखोरी में जुटे थे। मतलब कि अपने धन को जमा करने में ही वे जुटे थे। बेकरी की दुकानों पर घंटों के इंतजार के बाद गुस्साई औरतों की भीड़ ने दुकान पर क्या बोल दिया? धावा बोल दिया। और दूसरी तरफ सम्राट ने सेना को
पेरिस में प्रवेश करने का आदेश दे दिया था। क्रुद्ध भीड़ ने 14 जुलाई को बास्तिल पर धावा बोलकर उसे नेस्ता नाबूद कर दिया। मतलब कि 14 जुलाई को जो क्रोधित हो गई थी भीड़, उसने क्या किया, बास्तिल पर धावा बोलकर उसे बर्बाद भी कर दिया था। देहाती इलाकों में गांव-गांव यह अफवाह फैल गई कि जागीरों के मालिकों ने भाड़े पर लुटेरों के गिरोह बुला लिए हैं जो पक्की फसलों को तबाह करने निकल पड़े हैं। कई जिलों में भय से आक्रांत होकर किसानों ने कुदालों और बेलचों से ग्रामीण किलों पर आक्रमण कर दिए। उन्होंने अन्न भंडारों को भी लूट लिया और लगन संबंधी दस्तावेजों को जलाकर राख कर दिया। कुलीन बड़ी संख्या में अपनी जागीरें छोड़कर क्या हो गए, भाग गए। बहुतों ने तो पड़ोसी देशों में जाकर शरण ली। अपनी विद्रोही प्रजा की शक्ति का अनुमान करके लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी। क्या करा था उन्होंने, लुई सोल्वे ने अंततः नेशनल असेंबली को क्या दे दी, मान्यता दे दी, और यह भी मान लिया कि उसकी सत्ता पर अब से संविधान का अंकुश होगा। 4 अगस्त 1789 की रात को असेंबली ने करों, कर्तव्यों और बंधनों वाली सामंती व्यवस्था के उन्मूलन का आदेश पारित किया। पादरी वर्ग के लोगों को भी अपने विशेषाधिकारों को छोड़ देने के लिए विवश किया गया। धार्मिक कर समाप्त कर दिया गया और चर्च के स्वामित्व वाली भूमि जब्त कर ली गई। इस प्रकार कम से कम 20 अरब लिब्रे की संपत्ति सरकार के हाथ में आ गई थी। कितनी आई थी, 20 अरब लिब्रे। ओके, आगे देखते हैं। आगे है फ्रांस संवैधानिक राजतंत्र बन गया। इसी के अंतर्गत देखते हैं, नेशनल असेंबली ने सन 1791 में संविधान का प्रारूप पूरा कर लिया। इसका मुख्य उद्देश्य था सम्राट की शक्तियों को सीमित करना। मतलब कि सम्राट की जो शक्तियां होती है उसे सीमित किया जाना चाहिए था। एक व्यक्ति के हाथ में केंद्रित होने के बजाय अब इन शक्तियों को विभिन्न संस्थाओं, विधायिका, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका में विभाजित एवं हस्तांतरित कर दिया गया। इस प्रकार फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। चित्र 7 दिखाता है कि नए राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे काम करती थी। ये देखिए आप नीचे, ये देखिए, ये चित्र नंबर 7 है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। न्यायपालिका के अंतर्गत है न्यायाधीश, ठीक है, ये वोट देने का अधिकार रखते हैं, ये सक्रिय नागरिक है। इसके अंतर्गत मताधिकार प्राप्त लोग 2.8 करोड़ की जनसंख्या में लगभग 40 लाख लोग हैं, ठीक है। निष्क्रिय नागरिक, मताधिकार प्राप्त नहीं है इनको, और ये लगभग 30 लाख पुरुषों, महिलाओं, बच्चों और 25 वर्ष से कम उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था इनमें, ठीक है। तो न्यायपालिका के अंतर्गत 2 थे नागरिक, सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है। ये देखिए, ये है कार्यपालिका। कार्यपालिका के अंतर्गत सम्राट है, मंत्री। सम्राट क्या करता था, सम्राट ने नेशनल असेंबली के अंतर्गत 745 सदस्य बनाए जो कि विधायिका के अंतर्गत थे। इनका नियंत्रण इन पे रहता था, और इनका क्या, मंत्री पर भी नियंत्रण, मतलब कि सम्राट और मंत्री दोनों पर नेशनल असेंबली का नियंत्रण रहता था, ठीक है। और जो ये निषेध थे, ठीक है, और इनके वोट देने का अधिकार था। निर्वाचक थे पुरुष 50,000, ठीक है। ये इस तरीके से 1791 के संविधान के अंतर्गत ये राजनीतिक व्यवस्था का प्रारूप था, ठीक है। आगे देखते हैं हम। सन 1791 के संविधान ने कानून बनाने का अधिकार नेशनल असेंबली को सौंप दिया था। किसे सौंपा था, नेशनल असेंबली को। नेशनल असेंबली अप्रत्यक्ष रूप से चुनी जाती थी, प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनी जाती थी, वह अप्रत्यक्ष चुनी जाती थी। सर्वप्रथम नागरिक एक निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे। क्या करते थे, निर्वाचक समूह का चुनाव करते थे, जो पुनः असेंबली के सदस्यों को चुनते थे। सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं था। 25 वर्ष से अधिक उम्र वाले केवल ऐसे पुरुषों को सक्रिय नागरिक जिन्हें मत देने का अधिकार था का दर्जा दिया गया था, जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर कर चुकाते थे। शेष पुरुषों और महिलाओं को निष्क्रिय नागरिक के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यह हमने चित्र में भी देखा है, ठीक है, कि 25 वर्ष के उम्र के व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त नहीं था। निर्वाचक की योग्यता प्राप्त करने तथा असेंबली का सदस्य होने के लिए लोगों का करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में होना बहुत ही जरूरी था। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर उन्हें असेंबली का सदस्य होना है तो करदाताओं की उच्चतम श्रेणी में उनको आना ही जरूरी था, उनके लिए बहुत अनिवार्य कर दिया गया था।
संविधान पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के साथ शुरू हुआ था। जीवन के अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार और कानूनी बराबरी के अधिकार को नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकार के रूप में स्थापित किया गया था। अर्थात ये अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को जन्मना प्राप्त, मतलब कि जन्म से प्राप्त है और इन अधिकारों को छीना नहीं जा सकता। राज्य का यह कर्तव्य माना गया कि वह प्रत्येक नागरिक के नैसर्गिक अधिकारों की रक्षा करे। ठीक है, इस तरीके से फ्रांस क्या बन गया? संवैधानिक राजतंत्र बन गया। ये देखिए, पुरुष एवं नागरिक अधिकार घोषणा पत्र के अंतर्गत कुछ बातें हैं। ठीक है, इन्हें हम देखते हैं। आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, स्वतंत्र रहते हैं और उनके अधिकार समान होते हैं। क्या होते हैं? समान। दूसरा देखते हैं, हर एक राजनीतिक संगठन का लक्ष्य आदमी के नैसर्गिक एवं अहरणीय अधिकारों को सुरक्षित रखना है। ये अधिकार स्वतंत्रता, संपत्ति, सुरक्षा एवं शोषण के प्रतिरोध का अधिकार है। ठीक है। तीसरा नंबर देखते हैं, समग्र संप्रभुता का स्रोत राज्य में निहित है। कोई भी समूह या व्यक्ति ऐसा अनाधिकार प्रयोग नहीं करेगा जिसे जनता को सत्ता की स्वीकृति न मिली हो। नंबर 4 है, स्वतंत्रता का आशय ऐसे काम करने की शक्ति से है जो औरों के लिए नुकसानदेह न, मतलब कि नुकसान ना पहुंचाए किसी को। समाज के लिए किसी भी हानिकारक कृत्य पर पाबंदी लगाने का अधिकार कानून के पास है। ठीक है। कानून सामान्य इच्छा की अभिव्यक्ति है। सभी नागरिकों को व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से इसके निर्माण में भाग लेने का अधिकार है। कानून के नज़र में सभी नागरिक समान हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। कानून सम्मत प्रक्रिया के बाहर किसी भी व्यक्ति को न तो दोषी ठहराया जा सकता है और न ही गिरफ्तार अथवा नजरबंद किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है। क्या है? बोलने, लिखने और छापने के लिए आज़ाद है, लेकिन कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के तहत ऐसी स्वतंत्रता के दुरुपयोग की जिम्मेदारी भी उसी की होगी। ये 11 नंबर पॉइंट था। 12 नंबर देखते हैं, सार्वजनिक सेना तथा प्रशासन के खर्चे चलाने के लिए एक सामान्य कर लगाना अनिवार्य है। सभी नागरिकों को पर उनकी आय के अनुसार समान रूप से कर लगाया जाना चाहिए। ओके, एक और पॉइंट है इसका, यहाँ पे 17 नंबर लिखा लेकिन 13 नंबर होना चाहिए। चूंकि संपत्ति का अधिकार एक पावन एवं अनुल्लंघनीय अधिकार है, अतः किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता जब तक कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा सार्वजनिक आवश्यकता के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना आवश्यक न हो। ऐसे मामलों में अग्रिम मुआवजा जरूर दिया जाना चाहिए। तो बच्चों देखिए, ये घोषणा पत्र कितना महत्वपूर्ण था। ठीक है, उनकी बातें हमने सुनी, ये बातें भी बहुत महत्वपूर्ण रखती है। ठीक है, आगे देखते हैं हम। देखिए बच्चों, उसमें कोई क्रांतिकारी भी थे जिनके बारे में हम आपको बताएंगे। ये देखिए, इसमें आपकी किताब में आया हुआ है। क्रांतिकारी पत्रकार है जिया पिली मरा। क्या नाम है? जिया पिली मरा ने अपने अखबार ब्लॉमी द पल्प जनता का मित्र में नेशनल असेंबली द्वारा तैयार किए गए संविधान पर यह टिप्पणी की थी कि जनता के प्रतिनिधि का कार्यभार अमीरों को सौंप दिया जाए। गरीबों और शोषितों की दशा केवल शांतिपूर्ण तरीकों से कभी नहीं सुधर सकती, यह इस बात का अकाट्य प्रमाण है। धनाढ्य वर्ग, मतलब कि जो अमीर है, कानून को कैसे प्रभावित करता है, फिर भी ये कानून तभी तक चलेगा जब तक लोग इन्हें मानेंगे। जिस तरह उन्होंने कुलीनों द्वारा लादे गए जुए को उतारकर फेंका, एक दिन वही हश्र अमीरों का होगा। तो देखिए बच्चों, उस समय भी क्रांतिकारी थे। उन क्रांतिकारियों ने भी अपने बलबूते पर इस क्रांति को सही रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी नहीं सिद्ध, तो क्रांति तो होनी थी। ठीक है, आगे देखते हैं हम। ये देखिए, राजनीतिक प्रतीकों के क्या मायने थे उसके बारे में हम पढ़ेंगे।
18वीं सदी में ज़्यादातर स्त्री पुरुष पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए महत्वपूर्ण विषयों का प्रचार करने के लिए छपे हुए शब्दों के बजाय अक्सर आकृतियों एवं प्रतीकों का प्रयोग किया जाता था। ले बार्बिए ने अपनी पेंटिंग चित्र 8 में अधिकारों के घोषणा पत्र को लोगों तक पहुंचाने के लिए अनेक प्रतीकों का प्रयोग किया। आइए इन प्रतीकों को हम समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, टूटी हुई जंजीर का पिक्चर देखिए, ये है चित्र, इसे क्या कहते हैं, टूटी हुई जंजीर। इसके अंतर्गत क्या होता है देखते हैं। दासों को बांधने के लिए जंजीरों का प्रयोग होता था। टूटी हुई हथकड़ी उनकी आज़ादी का प्रतीक है। क्या है? उनकी आज़ादी का प्रतीक। ओके, 2 नंबर देखते हैं नीचे। छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। बच्छीदार गट्ठर मतलब एक साथ मिला हुआ। ये देखिए, ये है इसका चित्र। अकेली छड़ को आसानी से तोड़ा जा सकता है, पर पूरे गट्ठर को नहीं। एकता में ही बल। इसमें क्या हमें प्रतीक का क्या समझ आता है कि इससे पता चलता है कि एकता में बल होता है। किससे? छड़ों का बच्छीदार गट्ठर। गट्ठर मतलब जैसे हमारे लकड़ी होती है, लकड़ी एक लकड़ी ना होकर खूब सारी लकड़ियों का एक साथ मिला के रखना, तो वो क्या बनाता है? उसे हम गट्ठर कहते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये एक और चित्र है। यह चित्र क्या दर्शाता है? त्रिभुज के अंदर रोशनी बिखेरती आंख। मतलब कि त्रिभुज बना है, इसमें ये आंखें बनी हैं, इसके अंदर क्या है? ये आंखें रोशनी बिखेरती है। ठीक है, ये किस लिए है देखते हैं। सर्वदर्शी आंख ज्ञान का प्रतीक है। ये क्या प्रतीक है? ज्ञान का प्रतीक है। सूर्य की किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। क्या करती है? सूर्य रूपी किरणें अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा देती है। मतलब कि जिसमें भी अज्ञान हो तो वह उसे ज्ञानवान बनाने के लिए भी वह सूर्य की किरण हमारे बहुत ही उपयोगी है। अर्थात सूर्य की एक किरण, आशा की एक किरण। ये देखिए, एक और चित्र है, इसे कहते हैं राजदंड। यही शाही सत्ता का प्रतीक है। किसे? शाही सत्ता मतलब कि मेन राजा के पास होती है ये, उसी का ये मेन प्रतीक है। ये देखिए, अपनी पूंछ मुंह के लिए सांप। अपनी पूंछ मुंह में लिए सांप, ये किसका प्रतीक है? ये समानता का प्रतीक है। अंगूठी का कोई और छोर नहीं होता है। इसमें कोई भी अंगूठी का छोर एक और छोर नहीं है, मतलब कि कोई भी इसमें आना जाना नहीं है। ये क्या है? अंगूठी एक सांप के द्वारा सांप बना हुआ है, जो कि उसके मुंह के अंदर है। ठीक है, ये प्रतीक है। आगे देखते हैं हम। लाल फ्राइजन टोपी, ये है दासों द्वारा स्वतंत्र होने के बाद पहनी जाने वाली टोपी। जो दास होते थे वे जब मुक्त हो जाते थे तब उन्हें यह टोपी पहनाई जाती थी। ये देखिए, नीला सफेद लाल, ये क्या है? ये फ्रांस के राष्ट्रीय रंग है। क्या है? फ्रांस के राष्ट्रीय रंग कौन कौन से हैं? नीला, सफेद और लाल। ये देखिए, डेनो वाली स्त्री। क्या है ये? डेनो मतलब कानून का यह मान्य रूप है ये स्त्री। और ये एक अंतिम प्रतीक है विधिपट। कानून सबके लिए समान है और उसकी नज़र में सब बराबर है। ये देखिए, इस प्रतीक के जरिए पता चलता है, ये विधिपट है। इससे पता चलता है कि कानून सभी के लिए समान है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आप यह अध्याय पूरा पढ़ के समझेंगे। ओके।